इस सीरीज में आने वाली अगली 4-5 वीडियो आप लोगों के बेसिक डाउट को क्लियर करेंगी। जैसे आम जीवन में लेफ्ट विंग, राइट विंग, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिस्ट, लिबरलिज्म शब्दों का यूज होता है, लेकिन कई लोगों को इनका मतलब ही पता नहीं होता और आमतौर पर वे इन शब्दों की अपने मन में गलत धारणा बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि लेफ्ट विंग के लोग तो गंदे होते हैं और उनसे बेवजह चिढ़ने लगते हैं, और वो भी आधी अधूरी जानकारी के बेस पर। लेकिन मेरा मानना है कि आपको इन विचारधाराओं के बारे में बिल्कुल डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप किसी से हेट करते अच्छे लगोगे ना, वरना कोई भी आपकी चटकी ले जाएगा। और आप जिस विचारधारा को फॉलो करते हो उसका भी तो आपको पूरे फैक्ट के साथ अपनी विचारधारा को डिफेंड करना आना चाहिए ना। अब सनातन के पीछे जाने का कारण क्या है? जो लोग सनातन को फॉलो करते हैं उनको अपनी बेसिक नॉलेज ही नहीं पता होती अपने धर्म के बारे में, तो इसलिए उनको कोई भी उनके मजे ले जाता है। हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? ए, सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम? मुझे भी यही लग रहा है, सीता। बस इसी बात के लिए मैंने ये सीरीज बनाई है, जिसका आज का टॉपिक होगा कम्युनिज्म, साम्यवाद। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बार आप लोगों का स्वागत कर लूं। तो मैं अभिषेक शर्मा आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी फैक्ट पर स्वागत करता हूं। कम्युनिज्म जो एक विचारधारा है, ये एक साधु की तरह है। जैसे एक साधु को किसी भी चीज से मोह नहीं होता, न उसे धन का संचय करना होता, वह संतोषी होता है, न उसे शोषित होना है, न किसी को शोषण करना है। बस जब भी कभी कम्युनिज्म समझना हो तो एक साधु को याद कर लेना, साम्यवाद क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना कि साधुओं की संख्या ज्यादा रखना और साधु सभी धर्मों के हों, क्योंकि कम्युनिज्म लेफ्ट विंग की विचारधारा है और ये वाले लोग जाति धर्म को ज्यादा तवज्जो देते नहीं है। क्या बात समझ नहीं आई? तो रुकिए, दूसरे तरीके से समझाता हूँ। कम्युनिज्म की डेफिनेशन में लिखा है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक से उसकी क्षमता अनुसार काम लिया जाएगा और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार ही काम दिया जाएगा। चलिए और क्लियर कर देता हूँ। एक बंदा है जो काफी स्ट्रोंग है, उसके पास अच्छा मसल मास है और वो सोसाइटी में घर बनाने का काम करता है और वो अपनी क्षमता के अनुसार ज्यादा काम करता है। और इसी घर में एक दूसरा मजदूर भी है जो काफी कमजोर है और वो कभी भी अच्छे से काम नहीं करता, ढीला डाला रहता है, छुट्टी भी प्रॉपर मारता है। लेकिन महीने के एंड में स्ट्रॉन्ग लेबर को और वीक लेबर को दोनों को ही एक समान धनराशि मिलती है। यानी स्ट्रॉन्ग लेबर अगर छुट्टी ना मारे तब भी उसको उतनी राशि, और वीक लेबर छुट्टी मार ले तब भी उसको उतनी राशि। उन लोगों को धनराशि इतनी ही दी जाती है जिससे उन दोनों का काम चल सके, बस अगले महीने तक। और धन का इकट्ठा होना, इसको तो सोच भी नहीं सकते। अगर बाई चांस कोई धन इकट्ठा कर भी ले तो उसको सरकार ले जाएगी। चलिए दूसरे उदाहरण से समझे। एक ऑफिस में एक ही रैंक पर दो लोग हैं, एक बुद्धिमान है, दूसरा डम बॉय है लाइक मी। ज्यादा काम करता है बुद्धिमान आदमी, लेकिन एट द एंड दोनों की सैलरी एक ही है और प्रमोशन का भी कोई स्कोप है नहीं। दिस इज कॉल्ड कम्युनिज्म। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि स्ट्रॉन्ग मैन काम करेगा क्यों, बुद्धिमान इंसान काम करेगा क्यों, जब कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई लालच ही नहीं है आगे बढ़ने का। अब ना बुद्धिमान व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगा, उसको उतना ही मिलेगा जितना डम बॉय को मिल रहा है। तो और स्ट्रॉन्ग मैन भी अपनी प्रॉपर छुट्टी लेगा जब उसको पता चल रहा है कि छुट्टी मारने से पैसे भी नहीं कट रहे, उसको महीने के एंड में तो उतना पैसा मिल ही जा रहा जितने उसकी जरूरत के लिए है। तो इसमें कम्युनिज्म में काफी दिक्कत है, लेकिन मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कम्युनिज्म आने वाले देशों में लागू हुआ था। बेसिकली साम्यवाद एक मनीलेस, क्लासलेस, स्टेटलेस सोसाइटी का निर्माण होता है। यानी ये देश की सीमा नहीं चाहता, ग्लोबलाइजेशन व्यापक स्तर पर चाहता है, इसलिए तो लेफ्ट विंग की विचारधारा में आती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। और हाँ, इस टॉपिक को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो जो मेरी पीछे वाली वीडियो है ना, लेफ्ट विंग और राइट विंग असल में होती क्या विचारधारा है, तो उसको देख लेना, फिर ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी, वरना थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रह ही जाता है। वैसे मैं इस वीडियो में भी कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। कम्युनिज्म में मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे खेत, जमीन, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, इन सब पर लेबर क्लास यानी जनता का हक होता है। यहाँ नो प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब फोन किताबें भी अपनी नहीं होगी, अरे नहीं,
ऐसा नहीं होता। ये जो फोन और किताबें वाला कॉन्सेप्ट है, ये सब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाएंगी ना। मतलब जमीन जायदाद, अचल संपत्ति, नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसको, ये किसी आदमी के नाम नहीं हो सकती, लेकिन जो आपकी पर्सनल है यार सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कम्युनिज्म आइडियोलॉजी कितनी पुरानी है। साम्यवाद का उदय मनुष्य के साथ ही जब हुआ था, जब ह्यूमन ने ग्रुप में रहना शुरू कर दिया था। यानी एक आदमी हंटिंग करके लाता था और पूरे समुदाय में खाना बांटा जाता था। यानी एक तरह से ये कम्युनिज्म ही ना हो गया। और इसमें मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था उस समय में। जमीन जिसको जहां चाहिए थी वहां अपने हिसाब से अनाज उगाता था। काफी समय तक तो जमीन ओनरशिप का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब जो है, जितना है, सबका है। फिर कम्युनिज्म के बारे में प्लेटो ने और विस्तार से लिखा। प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं। प्लेटो ने कम्युनिज्म को दो तरह से बांटा था, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, जिसे कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड चिल्ड्रन भी बोलते हैं। प्लेटो ने 375 बीसी में बिफोर क्राइस्ट में अपनी किताब द पॉलिटिकल में कम्युनिज्म के बारे में लिखा। उन्होंने आइडियल सोसाइटी के बारे में भी लिखा था कि आदर्श समाज में राजा और फौज यानी कि सैनिक ही समाज का ध्यान रखेंगे। प्लेटो ने कहा था कि राजा अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखेगा, न ही उसका परिवार या बच्चे होंगे। यानी एक तरह से उसका जीवन तो पूरा सन्यासी ही हो गया। पूरा समाज ही नहीं, अब आगे देखो कि पूरा जो समाज है उसका परिवार है। यानी उसको जो अपनी प्रॉपर्टी समझनी है वो ये देखना कि मेरे समाज के पास कितनी प्रॉपर्टी है, वही मेरी प्रॉपर्टी है, और मेरा समाज कितना बड़ा है, वही मेरा पूरा समाज है, मेरा परिवार है। इसी कारण से प्लेटो को फर्स्ट कम्युनिस्ट कहा जाता है। साम्यवाद को बड़े स्तर पर प्रसिद्धि हासिल करने वाले कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स को ही फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता, और बाय द वे कार्ल मार्क्स को ही फादर ऑफ सोशलिज्म भी कहा जाता। इनके जो डिफरेंस है वो मैं सोशलिज्म वाली में क्लियर कर दूंगा। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। ये लगा लो, ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कम्युनिस्टों की गीता है। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी दी जो कि फार लेफ्ट की आइडियोलॉजी है। उसी जर्मनी के हिटलर ने फार राइट की आइडियोलॉजी दी थी, जैसे कि फासिज्म, नाजिज्म जैसी विचारधाराएं दी थी। ये वाली मेरे को क्लियर की हुई है पीछे वाली वीडियो में, ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है आप लोगों को। जो जर्मनी के हिटलर ने फासिज्म और नाजिज्म की विचारधारा दी थी, जिस पर पूरे देश ने, जर्मनी ने विश्वास किया था। यानी काल तो अपने देश के लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ नहीं पाए थे बड़े स्तर पर। अगर जोड़े होते तो फर्स्ट कम्युनिस्ट कंट्री रशिया न होकर, जिसे यूएसएसआर कहा जाता था उस समय पर, बल्कि जर्मनी होता। इवन हिटलर तो अपने देश में बंदों को ये कहकर मरवा देता था कि देखो ये बंदा कम्युनिस्ट है और ये हमको खत्म कर देगा। और इवन जर्मनी का विभाजन भी तो काल की विचारधारा से प्रेरित होकर ही हुआ था। कम्युनिस्ट विचारधारा आवश्यकता ही आविष्कार की जननी रही होगी। अब ये बात मैं कैसे कह रहा हूं तो आप खुद देखिए। जैसे 1760 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी और कार्ल मार्क्स ने यही औद्योगिक क्रांति को बढ़ते देखा था। उसने फैक्ट्री में मजदूरों की दुर्दशा देखी थी, उनके 13 से 14 घंटे फैक्ट्री में काम करते देखा था, अमीरों को और अमीर बनते देखा था, अमीरों को गरीबों का खून पीते देखा था। इसलिए तो उन्हें समाज को दो वर्गों में बांटा था। पहला था बोर्जियोसिस, जिसे अमीर वर्ग आता था, और दूसरा था प्रोलेटेरियन, जिनमें गरीब मजदूर आता था। कार्ल कहते थे एक समय ऐसा आएगा कि जब मजदूर वर्ग क्रांति करके अमीर वर्ग को उनकी औकात दिखाएंगे और फिर समानता आएगी। शासन व शासक मजदूर वर्ग यानी कि जनता संभालेगी। मतलब यूटोपिया टाइप का नहीं लग रहा। यूटोपिया एक ऐसा शहर होता है जो कि ड्रीमी होता है, जहां एवरीवन इज हैप्पी। मतलब एक परफेक्ट सोसाइटी होती है। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सब लोग प्यार से रहते हैं। यानी कि भेदभाव तो ये लगा लो यहाँ पर जीरो, और सब हैप्पी हैप्पी रहते हैं। यूटोपिया के बारे में सबसे पहले सर थॉमस मोरे ने 1516 में बताया था। इवन जो मार्क्स थे वो भी ये मानते थे कि यूटोपिया जैसी सोसाइटी समाज में संभव नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य है वो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो लालच करेगा ही। और यूटोपिया ऐसा वर्ल्ड था जहां पर लालच का 0% स्कोप था। लेकिन मार्क्स ने भी यूटोपिया को नहीं माना। कार्ल मार्क्स की डेथ 14 मार्च 1883 में 64 वर्ष की आयु में एक सांस की बीमारी ब्रोंकाइटिस के कारण हुई थी। वो उस समय पर इंग्लैंड के लंदन में रह रहे थे। और जो
मार्क्स की मृत्यु तक उनकी विचारधारा ने कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की थी, बट 1917 में रूसी क्रांति के दौरान व्लादिमीर लेनिन ने रूस के राजा जार निकोलस को गद्दी से उतारकर 30 दिसंबर 1922 को यूएसएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना की थी, जो फर्स्ट कम्युनिस्ट कंट्री बना। इवन लेनिन भाई ने भी सोशलिस्ट वर्ड का यूज किया है, क्योंकि कोई भी पूरी तरह से कम्युनिस्ट नहीं रह सकता। इसलिए लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांत में चेंज और कुछ अपने सिद्धांत ऐड किए। लेनिन ने कहा कि मार्क्स ने कहा है कि क्रांति होगी, पर कैसे होगी ये नहीं बताया। ये कोई एक दिन की में होने वाली चमत्कारी चीज थोड़ी है। इसे लीड करने के लिए भी कोई प्रोमिनेंट इंटेलिजेंट पर्सन चाहिए ना। तो लेनिन ने खुद को वो पर्सन बताया, आई एम द पर्सन हु लीड द रिवॉल्यूशन। उसने खुद की सरकार बनाई। लेनिन को अपने क्रिटिसिज्म करने वाले व्यक्ति पसंद नहीं आते थे, इसलिए वन पार्टी रूल इस्टेब्लिश किया और विरोधियों को जेल में डूस दिया, मतलब डिक्टेटरशिप की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया था। हाँ, लेनिन ने मजदूरों के लिए काम अवश्य किए थे, क्योंकि वो भी तो उसी समय के थे जब उन्होंने मजदूरों का शोषण होते हुए देखा था। उन्होंने पहली बार मजदूर ह्यूमन राइट इंट्रोड्यूस कराया था, यानी मजदूरों के भी ह्यूमन राइट होते हैं, ये पहली बार लेनिन ने बताया था। उन्होंने वर्किंग आवर को लिमिटेड कर दिया था, यानी एक दिन में केवल 8 घंटे तक ही काम किया जा सकता है और पूरे सप्ताह में केवल 5 दिन के लिए काम होगा। उन्होंने सबसे पहले गर्ल की जो स्टडी है उसको ज़्यादा प्रोत्साहित किया था, यानी वो कहते थे कि लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए। अमीरों से लैंड्स छीने गए थे और किसानों में बांट दिए गए थे। फैक्ट्रियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण होता है नेशनलिज्म, नेशनलाइजेशन, मतलब एक तरह से जो सरकार है वो फैक्ट्रियों पर अपना कब्जा कर लेगी। हाँ, लेनिन ने मजदूरों के लिए बेनिवोलेंट काम किए थे, लेकिन मार्क्स ने कहा था कि सरकार तो होगी ही नहीं, होगी भी तो मजदूरों की होगी। बट लेनिन तो खुद को राजा बना लिया था। मार्क्स ने कहा था कि सारी चीज़ें, मतलब फैक्ट्री, ज़मीन, खेत, बिल्डिंग के राजा खुद मजदूर ही होंगे, लेकिन वहाँ तो लेनिन ने सरकार के हाथ में सब कुछ ले लिया था। लेकिन यही तो मार्क्सिज्म है, यानी कोई बदलाव ना करे उसकी आइडियोलॉजी में। जो मार्क्स ने कहा था उसको जो का तो लागू कर दे, वो हो गया मार्क्सिज्म। और यहीं लेनिन की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानने लगे, जैसे उन्होंने थोड़े बहुत बदलाव किए तो वो हो गया लेनिनिज्म। तो ये कुछ विचारधाराएं हैं और इनके अनुसार भारत में तो खुद की पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, जैसे CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, CPIML यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी। लेनिनिज्म की प्रमुख विरोधी थी पोलिश की रोजा लग्जमबर्ग, जो कि लिबर्टेनिज्म मार्क्सिज्म को मानती थी। वो कहती थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा तो सरकार का क्रिटिसिज्म भी सरकार को झेलना पड़ेगा। और जो ये लेनिन ने तो वन पार्टी रूल लागू कर दिया था, तो वन पार्टी रूल होगा और क्रिटिसिज्म होगा तो कोई लोग अपनी दूसरी पार्टी भी बनाएंगे, और दूसरी पार्टी बनाएंगे, देश में इलेक्शन भी होगा, और देश में जब इलेक्शन होगा तो एक तरह से ये डेमोक्रेसी हो गई। डेमोक्रेसी तो शायद रशिया में भी इतने खुले तौर पर है नहीं। उनके जो इलेक्शन है और जो चाइना के इलेक्शन है, जैसे शी जिनपिंग ने अपने आप को पूरी उम्र का ही राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता दीदी। अगर क्रिटिसिज्म होंगे तो डेमोक्रेसी अपने आप आ जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप किसी भी चीज का कट्टर मत बनो। जैसे अब लेफ्ट विंग की कम्युनिज्म की विचारधारा है, ये कैसे एंटर हो रही है तानाशाही में। मैं ये नहीं कह रहा इसको आप फॉलो मत करो, मैं ये कह रहा हूं कि इसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। जैसे कि जो भी एक्सट्रीम हो जाएगी, हम एक्सट्रीम कम्युनिज्म में भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो हम जैसे जैसे आगे देशों में जाएंगे कि वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हमें राइट विंग में जैसे फासिज्म है, उनसे अगर कोई अच्छी चीजें मिल रही है उनको अपनी आइडियोलॉजी में ऐड करना चाहिए। हमें किसी भी तरह का कट्टर नहीं बनना चाहिए। मेरे को ये यहाँ बताना जरूरी था। सो डोंट गो फार लेफ्ट एंड फार राइट, प्लीज स्टे इन द मिडल। यानी अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको मिक्स्ड बनाओ, थोड़ा लचीला बनाओ। यार ये नहीं है कि मेरे को कम्युनिज्म ही पूरा 100% चाहिए। इसलिए जो हमारे देश में पार्टी हैं जो अपने आप को प्रॉपर कम्युनिस्ट कहती है, उनसे थोड़ा सतर्क रहो। 1924 में लेनिन की मृत्यु बीमारी के कारण हो जाती है और सत्ता आती है जोसेफ स्टालिन के हाथ में। और स्टालिन तो और भी ज़्यादा कट्टर और कम्युनिस्ट थे। उन्होंने फैक्ट्री का आउटपुट ज़्यादा निकालने के लिए मजदूरों को फिर उसी हालात में बांट दिया था जिससे वो मार्क्स और लेनिन लेके आए थे। यानी
एक बार तो कहते हैं कि जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो कैपिटलिस्ट कंट्री अमेरिका से भी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कम्युनिस्ट कंट्री में। कम्युनिस्ट कंट्री को तो उतना ही चाहिए ना जितना उनके जीवन जीने के लिए आवश्यक है। लेकिन इन्होंने पहले तो जो फैक्ट्री में काम कराते थे वे कराते थे जो अमीर हैं, पूंजीवादी लोग हैं, वे काम कराते थे। लेकिन अब सरकार ही जो लेबर क्लास है उसको फैक्ट्रियों में लेके जा रही थी। यानी कि इसको एक तरह से स्टेट कैपिटलिज्म यानी कि सरकारी कैपिटलिज्म भी बोल सकते हैं। और स्टालिन को अपना क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और जो कोल्ड वॉर थी वो 1947 से 1990 तक चली थी। यानी जोसेफ स्टालिन के टाइम पीरियड में वो शुरू हो चुकी थी। और कहते हैं कि उस समय में जो स्टालिन थे अपने जो पूरा टाइम पीरियड था, कहते हैं कि इन्होंने 40 लाख लोगों को मरवा दिया था। कुछ लोग फेमाइन के कारण मर गए थे, वह ज़्यादा भूखमरी हो गई थी उसके कारण मर गए थे, और कुछ इनको अपना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ही नहीं था। और कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था तो ये एक तरह से अमेरिका से भी रेस लगाने लग गई थी। लेकिन एक कम्युनिस्ट कंट्री को इकोनॉमी थोड़ी चाहिए, उसको तो ये चाहिए कि मेरे लोगों को प्रॉपर खाना मिलता रहे। तो जोसेफ स्टालिन ने भी अपने कम्युनिज्म में थोड़ा सा बदलाव किया, जैसे मार्क्स, लेनिन और फिर स्टालिनिज्म भी आपको आगे देखने को पढ़ने को मिलेगा कि स्टालिनिज्म में कम्युनिज्म कैसे चला था। यूएसएसआर ने एक कम्युनिस्ट कंट्री होने के बावजूद भी यूएसए से कोल्ड वॉर की। अब कोल्ड वॉर किस बेस पे कर रहा था? वो इकोनॉमी के बेस में कर रहा था कि हम आपसे अमेरिका से अच्छी इकोनॉमी को ग्रोथ करके दिखाएंगे। लेकिन अमेरिका तो एक पूंजीवादी देश है, कैपिटलिस्ट देश है, उसको तो जो उसके लोग हैं वो तो पैसा लाएंगे, उनमें तो भाई संचित करने का भी है और सारी चीजें हैं उनमें। लेकिन जो रशिया है उस समय का यूएसएसआर है, वो तो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, और कम्युनिज्म कहता है कि बस सबका काम चलना चाहिए। इसी प्रकार यूएसएसआर में जो आगे शासक आए उन्होंने कम्युनिस्ट होने के बावजूद भी यूएसए से टक्कर ली। अब यूएसए से टक्कर इकोनॉमी के मामले में नहीं ली जा सकती। हाँ, एक टाइम पे वे उनसे आगे भी अपनी इकोनॉमी ले गए थे, लेकिन उनको लेके नहीं जानी चाहिए थी। कम्युनिस्ट का मतलब है सबको उनके आवश्यकता अनुसार मिलना चाहिए। इसी कारण बेवजह की टक्कर और कंपटीशन लेने के कारण यूएसएसआर को 26 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में विघटन का सामना करना पड़ा। यानी कि यूएसएसआर 16 कंट्री में विभाजित हो चुका था और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पूरे तरीके से बिखर गई थी। तो देखो, एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वो डिक्टेटरशिप को भी अपना रही है और फिर में उसके देश का विघटन भी हो रहा है। तो यही बात समझा रहा था मैं, ब्लाइंड फॉलोअर मत बनो किसी चीज का, अपना ही नुकसान होगा, अपने देश का ही नुकसान होगा। तो अब जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो धीरे धीरे चाइना में भी छाने लगी थी। चाइना में माओ जेडोंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने बहुत ज्यादा विकास किया। माओ ने कहा था कि ऑल पॉलिटिकल पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन, द कम्युनिस्ट पार्टी मस्ट कमांड ऑल द गन्स, दैट्स वे नो गन्स कैन एवर बी यूज्ड टू कमांड द पार्टी। यानी अब उनकी सोच देख लो कितनी खतरनाक है। वो कहते हैं कि सरकार को सभी गनों पर अपना अधिकार कर लेना चाहिए। और इसी तरह से जो भारत में माओइस्ट है, जो माओइज्म है, जो नक्सलवादी लोग हैं, वो इसी विचारधारा से प्रोत्साहित हैं। इसलिए तो वो ज्यादा क्रांतिकारी होते हैं, गन को लेकर घूमते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारे साथ बुरा होगा तो हम अपने हाथ में गन उठा लेंगे और किसी को भी मार देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। माओ भी एक काफी खतरनाक नेता हुआ और इसने अपने समय में फेमाइन के दौरान इनके ही देश में काफी लोग मारे गए थे। तभी तो चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लाई थी, क्योंकि उनके लोग भूख से ही मर रहे थे। वे कैसे क्या कम्युनिस्ट कंट्री को लेके जाएंगे, इसलिए समझो थोड़ा। और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अगर इतनी अच्छी होती तो ये लगभग आज के समय में 50-60 देशों में लागू होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में ये केवल 5 देशों में ही जो लोग अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री बुलाते हैं, केवल 5 लोग हैं, जैसे क्यूबा, चाइना, वियतनाम, लाओस और नॉर्थ कोरिया, और थोड़ा बहुत रशिया को लगा लो, लेकिन रशिया भी प्रॉपरली नहीं है। तो अगर ये होती तो ये आइडियोलॉजी बढ़ती। यानी ये जिस देश में जा रही है उसका ही एक तरह से खोखला करती जा रही है। जैसे यूएसएसआर को 16 देशों में विभाजित कर दिया, और भी कई उदाहरण हैं। जैसे इसके जो नेता वो तानाशाही रवैये के हो रहे हैं। जैसे आप चाइना में ही देख लो, जैसे वन पार्टी रूल है वहां पर, और शी जिनपिंग ने अपने आप को ही वहां का राष्ट्रपति उम्र भर के लिए घोषित कर लिया। हाँ, चाइना तरक्की कर रहा है, ये मान रहा हूँ, लेकिन जब चाइना की आइडियोलॉजी को आप डीपली स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि जो चाइना की आइडियोलॉजी है वो भी एक तरह से स्टेट कैपिटलिस्ट की तरफ झुकी हुई है। मैंने आपको कहा ना कि पूरी तरह से कोई भी कंट्री
कम्युनिस्ट नहीं हो सकती, उसको थोड़ा बहुत तो लचीला होना चाहिए। हम ये नहीं बात कहते भाई कम्युनिस्ट कंट्री मत बनो, लेकिन बनो, लेकिन एक तरह से कट्टर मत बनो, थोड़ा अपने आप को लचीला रखो। अब हम जानते हैं कि क्या सक्सेसफुल आइडियाज हम कम्युनिज्म आइडियोलॉजी से अपने देश में अडोप्ट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने क्लासलेस सोसाइटी बनाई, ना वहाँ पर रेसिज्म होगा, ना कास्टिज्म होगा, ना सेक्सिज्म होगा, यानी वो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से मना करते हैं। लेकिन हाँ, शायद कम्युनिस्ट के लोग डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंस में फ़र्क ही नहीं जान पाए। वो सोचते हैं कि जो लोगों में डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए, सबके पास एक कार होनी चाहिए, एक बाइक होनी चाहिए, एक से कपड़े पहनने चाहिए और एक से घर होने चाहिए। लेकिन इसमें तो क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाती है ना। तो डिफरेंस तो होना चाहिए लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ हम कम्युनिज्म से सीख सकते हैं। और वहाँ पर नो इनहेरिटेंस होता है, जैसे कि आप परिवारवाद भी नहीं कर सकते। अगर कई कंट्री में तो ये कम्युनिज्म से ही तो लिया गया कि अगर आपको अपनी जो रिचनेस है अपने बच्चों को देनी है, आप अमीर हो, आपको अपने बच्चों को देनी है, तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा और आपको थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ेगा। ये कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से ही लिया गया है। और कम्युनिज्म से ही तो वर्क राइट आया है, वर्कर के लिए राइट्स आए हैं, जैसे कि केवल 8 घंटे काम करना है और दिन में 5 दिन काम करना है, तो ये भी तो कम्युनिज्म से आया है। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कम्युनिज्म से सीख सकते हैं। तो कम्युनिज्म को हमको अडेप्ट करना चाहिए, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब जाते हैं कि कम्युनिज्म में क्या क्या बुराइयां थी या क्या क्या कारण थे जिसके कारण वो फेल हो गया, ज़्यादा कंट्रियों में चल नहीं पाया। सबसे बड़ी दिक्कत थी इसकी डेफिनेशन में, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। मतलब लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम करें और उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जितना काम करेगा उसको उतनी ही तरक्की मिलनी चाहिए, थोड़ा बहुत लालच होना चाहिए सोसाइटी में। और कम्युनिज्म सोचता है कि जो हम हैं सब कुछ बराबर बांट लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे मार्क्स थे, फिर लेनिन थे, फिर स्टालिन थे, इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी में बदलाव किया। इंसान इतना भी सीधा नहीं है जितना कार्ल मार्क्स ने समझा था। और हाँ, कम्युनिज्म कहता है कि जो सरकार है वो होनी नहीं चाहिए, और हो तो मजदूर के हाथ में हो और लेबर के हाथ में हो। चलो, सरकार नहीं होनी चाहिए, वो तो कम्युनिज्म हो गया। और मजदूर और लेबर के हाथ में कैसे आएगी सरकार? डेमोक्रेसी से। भाई डेमोक्रेसी जितनी स्ट्रॉन्ग आएगी उतने लोयल बंदे चुन कर आएंगे, और जब वर्कर क्लास ज़्यादा है तो यानी ये तो स्पष्ट ही हो गया कि वर्कर बंदे ही ज़्यादा चुन के आएंगे। तो एक तरह से देखें कि कम्युनिज्म भी डेमोक्रेसी है, लेकिन कम्युनिज्म में किसी भी नेता ने डेमोक्रेसी लागू नहीं की। और हाँ, मार्क्स ने कहा था कि समाज में केवल 2 वर्ग है, एक अमीर और एक गरीब। पर नहीं, समाज में बहुत ज़्यादा वर्ग है। अमीर में भी बहुत ज़्यादा अमीर, बहुत कम अमीर, और एक मिडिल क्लास। मिडिल क्लास भी एक अपर मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास। गरीब एक बिल्कुल गरीब और एक थोड़ा सा गरीब, यानी वो जो इंडिया में नहीं है बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल वाला कार्ड, वो ये वाला सिस्टम है। यानी कि अमीर में भी कैटेगरी है और गरीब में भी कैटेगरी है, और जो बीच वाले हो गए मिडिल क्लास, हम जैसे लोग, तो उनमें भी एक तरह से स्टेज होती हैं, कोई अपर होता है, कोई लोअर होता है। तो बस यही है, अपने आप को किसी भी पार्टी का ज़्यादा कट्टर मत बनाओ, किसी की आइडियोलॉजी का ज़्यादा कट्टर मत बनाओ। अगर अपनी जो अर्थव्यवस्था, अपनी जो आइडियोलॉजी है इंडिया में, उसको थोड़ा सा लचीला बनाओ। संविधान भी तो ऐसा ही है, थोड़ा सा सख्त है, थोड़ा सा लचीला है। उसमें भी समय समय पर कुछ चीज़ें अपने अंदर एडेप्शन होना चाहिए इंसान में। ऐसे नहीं कम्युनिज्म की तरह एक ही आइडियोलॉजी पे चलते रहो। अगर हमें अपना देश ऐसा बनाना, हमें राइट विंग से कुछ अच्छा मिल रहा तो राइट विंग से ले लो, लेफ्ट विंग से कुछ अच्छा मिल रहा तो लेफ्ट विंग से ले लो। एक तरह से अपने देश को बेस्ट बनाना है और सुपर पावर बनाना है। तो आज की वीडियो इतनी ही। मैं आपको वादा करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छी आएगी। और हाँ, इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम या डाउट रहे हैं तो प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं इसको फ्यूचर में ठीक करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, ये वाले टॉपिक थोड़े टाइट वाले होते हैं, यानी इनको डीप में जाए तो और ज़्यादा बाल की खाल उधड़ती रहती है। तो इसी तरीके से कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ, वीडियो में कुछ कमी लगे तो वो भी बता देना। और मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, लेफ्ट विंग और राइट विंग, जो इसी से रिलेटेड है, जो पहली इस सीरीज की पहली वीडियो, उसको जरूर देख लेना। इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, लेफ्ट विंग और राइट विंग क्या होती है। तो बस इतना ही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कुछ भी कमी आपको लगे मेरे बोलने में, मेरे कुछ गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए मैं अभी से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि हमें लेफ्ट के भी हम विरोधी नहीं है, कम्युनिज्म के भी विरोधी नहीं है, और हम राइट विंग के भी विरोधी नहीं है। तो मिलता हूं आपको अगली इतनी ही बेहतरीन और लाजवाब वीडियो में। हाँ, एक चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार।
समझा करो, थोड़ा इमोशन को समझा करो। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी तरफ से सभी व्यूवर्स को जय श्री राम।